दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट कर हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन एपिसोड 68। वाइल्ड रोमांस, मुझे वजन नहीं मरना, ईशानी की नाराजगी और रफ किस और जल्लाद विनाश। मम्मी पापा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? आप अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके जाने की वजह से यहाँ पूरी दुनिया में दुश्मन बन चुकी है, जिसे देखो सब लोग मुझे सुनाते हैं। आज आज उस खड़ूस ने भी मुझे सुना दिया, सिर्फ आप दोनों के लिए। उसने कहा कि मुझे तमीज नहीं है, मैं पागल हूँ। क्या आपकी बेटी पागल है? लोगों से रिश्ता रखना क्या गलत है मॉम डैड? वो लगातार रोते हुए अपने माता पिता की फोटो को देखते जा रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की लड़ी थी। वही वो कभी उन बच्चों की फोटो उसको देखी जो कि इस ऑर्फनेज में थे। पाठक पैलेस। वही केशव इस वक्त अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। वो लगातार अपनी नजरें चेंजिंग रूम पर टिकाए हुए था, जहां अनिका पिछले आधे घंटे से चेंजिंग रूम को बंद किए हुए थी। केशव ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे और उस कमरे को घूरते हुए बड़बड़ाया, केशव पाठक द डेविल। केशव पाठक, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी छोटी सी बीवी तुम्हें नचा रही है अपने इशारों पर। इनबिलीवेबल। दुनिया सुनेगी तो तेरा मजाक बनाएगी। उसने घूर के दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, लिटिल वाइफ दरवाजा खोलो। अंदर ईशानी, जो कि मुंह फुलाए एक टेबल पर बैठी हुई थी, उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपकी पनिशमेंट है कि आज रात आप हमसे दूर रहिए। आप अकेले सोई कमरे में, हम आपके पास नहीं समझेंगे। केशव ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है मैं सो जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम आकर बेड पर सो जाओ। तुम्हें नींद नहीं आएगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना हम दादी से कितना प्यार करते हैं, अब उनसे कैसे फेस करेंगे? हमें कितनी शर्म आएगी उनके सामने जाने में भी, हमें अजीब लगेगा। अब तो आपने ऐसा क्यों किया, बताइए। अब आगे? केशव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या करता मैं? तुम्हें कमरे किस करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कहा था कि हमें पार्टी में जाने को लेट हुआ जा रहा है, और पार्टी में तुम मेरे इतनी करीब थी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे भी इतनी बड़ी बात नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। ईशानी ने पाउट करते हुए कहा, तो क्या हो गया? हम हस्बैंड वाइफ है मतलब आप कुछ भी करेंगे हमारे साथ? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप हमें कुछ नहीं कर सकते। केशव सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें इस तरह कमरे में बंद करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो काफी देर तक दरवाजा पीटता, आखिरकार वो बेड पर जाकर लेट गया। कुछ आवाज ना आने की वजह से ईशानी ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने मुंह फूलते हुए केशव को देखा, जो बेड पर सो चुका था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बेड की तरफ जाने लगी। वो एक कोने में बेड के पास लेट गई। वो जैसे ही लेटी, अगले ही पल वह एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि केशव ने उसे किसी बच्ची की तरह उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया था। वह हैरान होकर उसे देखने लगी। केशव की आंखें उसके होठों पर टिकी हुई थी। ये महसूस करते ही उसने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, हम आपको अपने होठों को छूने भी नहीं देंगे। इन होठों की वजह से ही सब कुछ पंगा हुआ है, आप जानते हैं। केशव उसे अपनी बाहों में कसे हुए था। केशव ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, क्या बात है, मेरी बीवी को मुझसे भागने की बहुत आदत है ना? अब तुम कहाँ भागोगी बताओ? ये कहते हुए वह एकदम से ईशानी के ऊपर आ गया। ईशानी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये चीटिंग है। आप अभी सो गए थे, आप अचानक से जाग गए। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, हम आपसे नाराज हैं। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इसमें मेरी गलती है? तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो तुम्हें प्यार कर सकता हूं ना? ये कहते हुए उसकी नजरें ईशानी के होठों पर जा टिकी थी। ईशानी ने एकदम से अपने होठों को अपने हाथों में छुपाते हुए कहा, सोचिएगा भी मत, बिल्कुल मत सोचाना ऐसे करने का। इनकी वजह से ये सब पंगा आपके किस करने की वैसे ही हुआ है, और आप फिर से वही करना चाहते हैं। केशव ने धीरे से उसके हाथों को उसके होठों पर से हटाते हुए सिलेक्टिव वॉइस में उसके कान के पास आकर कहा, तो क्या करें? अब तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे होंठ इतने खूबसूरत हैं, और मैं इतना जवान हैंडसम हूं, तो तुम क्या चाहती हो? अब मैं अभी से संन्यास ले लूं? लिटिल वाइफ डॉन, टी यू थिंक टू डू दैट? मैं ऐसा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, और ना मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये कहते हुए उसने ईशानी के कान को अपने लबों में भर लिया। उसका ये करते ही ईशानी के पूरे बदन में झंझनाहट मच गई। उसने अपने ड्रेस को कस के मुट्ठी में बींच लिया और सांस लेते हुए धीरे से बोली, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़ दीजिए ना। केशव ने उसके कोन को छोड़ते हुए उसके गालों को और फिर होठों को अपनी कैद में भर लिया। उसके दोनों हाथ ईशानी की कमर पर थे और वह ज्यादा वाइल्ड तरीके से उसके किस कर रहा था। उसकी एक किस लगातार वाइल्ड होती जा रही थी, जिससे ईशानी को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ईशानी के दोनों हाथ केशव के कंधे पर थे। वो बस गहरी गहरी सांस ले रही थी। हालांकि वो उसके किस का कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। वो अभी भी उसे नाराज थी, इसलिए वो उसके किस का कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी, लेकिन अब उसका कंट्रोल अपने आप पर से छूटता जा रहा था।
उसके हाथ अपने आप ही केशव की गर्दन में घूमने लगे और वह धीरे धीरे केशव के किस का रिस्पांस करने लगी। लगभग 10 मिनट तक एक डीप किस करने के बाद केशव ने धीरे से उसके होठों को अपनी लबों से आजाद किया और आई विंक करते हुए पूछा, क्या हुआ लिटिल वाइफ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वही ईशानी ने शर्म अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने धीरे से उसके सीने पर मारते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हो और मुझे भी बेशर्म बना रहे हो। केशव ने अपनी कोल्ड वॉइस में उसके होठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, तो क्या बनाऊं, मुझे ही बता दो। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद अगर बंदा है कुछ ना करे तो क्या करे? मैं कोई ब्रह्मचारी तो नहीं हूं। वो ईशानी के गालों को सहलाने लगा। ईशानी को अजीब से गुदगुदी सी होने लगी। उसने एकदम से केशव के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गालों पर रखते हुए कहा, हब्बी प्लीज, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं काफी थक गई हूं, हम सो सकते हैं क्या? उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो बस अभी सोना चाहती थी क्योंकि वो पार्टी से आकर काफी थक गई थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि अगर उसने केशव को नहीं रोका तो वो किस हद तक बढ़ जाएगा और फिर उसे कब तक जागना पड़े। उसकी आंखों में केशव को नींद साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से उसके लबों को अपने लबों में लिया और लगभग 5 मिनट डीप किस करने के बाद धीरे से उसकी कमर हाथ में लेते हुए एकदम से ईशानी को अपने ऊपर बिठा लिया। ईशानी मुंह बनाकर उसे देखने लगी। वो अपने आप को देखते वो किसी छोटे बच्चों की तरह उसके ऊपर लग रही थी। उसने इतनी आसानी से 50 किलो की ईशानी को अपने ऊपर बैठा लिया था। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या है, आपने मुझे इस तरह के बैठाया? केशव ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं बेड दूसरे कोने पर सोऊं? नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझे अपनी बीवी के पास सोना है। तुम कितनी रूड हो और अनरोमांटिक, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे जैसे रोमांटिक इंसान ने तुमसे शादी कैसे कर ली। ये कहते हुए उसने ईशानी के सिर को अपने सीने पर रखा और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अब सो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर 10 मिनट तक नींद तुम्हारी आंखों में ना आए तो याद रखना तुम्हें पूरी रात जागना पड़ सकता है बेबी। उसकी यह बात सुनते ही ईशानी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दोनों हाथ अभी भी केशव के सीने पर ही थे। वो केशव के सीने पर सिर रखे सो गई थी, लेकिन केशव बेचैन होता जा रहा था। ईशानी के गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वो इस वक्त शर्ट पहने हुए था जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसने कसके अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए अपने आप से कहा, कंट्रोल कंट्रोल केशव कंट्रोल, इतनी जल्दी क्या है बहकने की? वो ईशानी के मासूम फेस को देखने लगा। कुछ ही मिनट बाद ईशानी को नींद आ गई, लेकिन केशव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। 1 घंटे बाद एक आउट हाउस के बाहर एक कार आकर रुकी और फ्रंट सीट से अभय तो दूसरी तरफ से केशव बाहर निकला। उन दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह दोनों एक नजर विला को देखकर विला के अंदर इंटर हो गए। उनके अंदर आते ही उन्हें सिर्फ चीख पुकारों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वही सामने ही मेन हॉल में किंग साइड सोफे पर विनाश बैठा हुआ था, जिसका चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं नजर आ रहा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल, उसका चेहरा काला पड़ चुका था। गुस्से में वही उसी के सामने एक आदमी जिसके हाथ पैर कटे हुए थे, वह इस वक्त नमक के ढेर पर खड़ा हुआ था। उसके पैरों से खून निकल रहा था। वो इधर उधर हिलने की कोशिश कर था, लेकिन वह हाथ पैर न होने की वजह से खुद का बैलेंस नहीं बन पा रहा था। उसकी चीखें पूरे विला को चीरते हुए आसमान को फाड़ रही थी। वही उसके बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे जो काफी परेशान थे, लेकिन विनाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे उस आदमी की हालत पर दया नहीं आ रही थी। लगभग आधे से ज्यादा फर्श उसे आदमी के खून से भीग चुका था। वही सफेद नमक अब लाल पड़ चुकी थी। खून से उस आदमी की चीखें लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। विनाश ने एक नजर सामने आए केशव और अभय को देखा तो हाथ के इशारे से गार्ड को कुछ कहा। उसका पर वो उस आदमी को घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। उसे आदमी की चीखें अभी भी उस माहौल में गूंज रही थी। अभय ने ये देखा तो वह अगले ही पल परेशान हो गया, लेकिन केशव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो चुपचाप सोफे पर बैठा। उसने सोफे के किनारियों पर अपने दोनों हाथ फैलाए और एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखकर बैठ गया, जैसे कि कोई राजा अपनी रियासत के सिंहासन पर बैठा हो। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 69, धमकी भरा मैसेज। आई सेड किस मी, सभ्यता की इन्फॉर्मेशन। ये कहते हुए उसने ईशानी के सिर को अपने सीने पर रखा और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अब सो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर 10 मिनट तक नींद तुम्हारी आंखों में ना आए तो याद रखना तुम्हें पूरी रात जागना पड़ सकता है बेबी। उसकी यह बात सुनते ही ईशानी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दोनों हाथ अभी भी केशव के सीने पर ही थे। वो केशव के सीने पर सिर रखे सो गई थी, लेकिन केशव बेचैन होता जा रहा था। ईशानी के गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वो इस वक्त शर्ट पहने हुए था जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसने कसके अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए अपने आप से कहा, कंट्रोल कंट्रोल केशव कंट्रोल, इतनी जल्दी क्या है बहकने की? वो ईशानी के मासूम फेस को देखने लगा। कुछ ही मिनट बाद ईशानी को नींद आ गई, लेकिन केशव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। 1 घंटे बाद एक आउट हाउस के बाहर एक कार आकर रुकी और फ्रंट सीट से अभय तो दूसरी तरफ से केशव बाहर निकला। उन दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह दोनों एक नजर विला को देखकर विला के अंदर इंटर हो गए। उनके अंदर आते ही उन्हें सिर्फ चीख पुकारों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था।
वही सामने ही मेन हॉल में किंग साइज सोफे पर विनाश बैठा हुआ था, जिसका चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं नजर आ रहा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल, उसका चेहरा काला पड़ चुका था। गुस्से में वही उसी के सामने एक आदमी जिसके हाथ पैर कटे हुए थे, वो इस वक्त नमक के ढेर पर खड़ा हुआ था। उसके पैरों से खून निकल रहा था। वो इधर उधर हिलने की कोशिश कर था, लेकिन वह हाथ पैर न होने की वजह से खुद का बैलेंस नहीं बन पा रहा था। उसकी चीखें पूरे विला को चीरते हुए आसमान को फाड़ रही थी। वहीं उसके बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे जो काफी परेशान थे, लेकिन विनाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे उस आदमी की हालत पर दया नहीं आ रही थी। लगभग आधे से ज्यादा फर्श उसे आदमी के खून से भीग चुका था। वही सफेद नमक अब लाल पड़ चुकी थी। खून से उस आदमी की चीखें लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। अब आगे विनाश ने एक नजर सामने आए केशव और अभय को देखा तो हाथ के इशारे से गार्ड को कुछ कहा। उसका पर वो उस आदमी को घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। उसे आदमी की चीखें अभी भी उस माहौल में गूंज रही थी। अभय ने ये देखा तो वह अगले ही पल परेशान हो गया, लेकिन केशव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो चुपचाप सोफे पर बैठा। उसने सोफे के किनारियों पर अपने दोनों हाथ फैलाए और एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखकर बैठ गया, जैसे कि कोई राजा अपनी रियासत के सिंहासन पर बैठा हो। उसी के बगल में अभय, विनाश ने अपने दोनों हाथ आपस में रब करते हुए उन दोनों को देखकर ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? आज पाठक फैमिली के चिराग हमारे दर पर कैसे? कौन सा राज बताने वाले हैं आप मिस्टर पाठक? वो ठंडी निगाहों से केशव को देखने लगा, जिनकी नजरें सामने उस खून के ऊपर टिकी हुई थी। विनाश ने उसे इस तरह देखते प्रकार हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाने भी दीजिए, वो आपके काम की चीज नहीं है। केशव ने गहरी सांस ली और विनाश को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मिस्टर विनाश, आप जानते होंगे कि मैं आपसे यहाँ पर क्यों मिलने आया हूँ। विनाश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, भला मैं आपसे कहाँ कम हूँ। जहाँ आपको पता है कि मैं कौन हूँ, वैसे ही मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और आपकी बीवी के बारे में भी। ये कहते हुए वो केशव के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। केशव ने विनाश को देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर अविनाश, लेकिन तुम भूल गए हैं कि केशव पाठक को उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं पढ़ सकता। फिलहाल तुम्हारे लिए जो जानने की बात थी वो बात जानोगे तो बेहतर रहेगा। विनाश ने ठंडे निगाहों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। केशव ने पलटकर अभय को देखा तो अभय ने तुरंत एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। केशव ने एकदम से वो फाइल सामने टेबल की तरफ की फेंकी, जो टेबल विनाश के सोफे से अटैच था। विनाश ने एक नजर उन दोनों को देखा और जलती निगाहों से उस फाइल को देखने लगा। उसने उस फाइल को उठाया और फाइल के पहले पेज पर एक लड़की का नाम पढ़ते ही उसकी आंखें एकदम से फैल गई। उसने आंखें फाड़कर केशव और अभय को देखा। अभय ने सोफे से खड़े होते हुए कहा, मेरे यहाँ आने का काम पूरा हो गया, अब तुम्हें जिसे जो सजा देनी है दे सकते हैं, लेकिन हाँ, संभल के, बाद में परेशानी तुम्हारे लिए खड़ी हो सकती है और जो तुम सजा दे रहे हो वो शायद तुम कभी ना दे पाओ। विनाश उसकी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझा। वो लगातार उस फाइल को देखे जा रहा था। वो दोनों वहां से निकल गए, लेकिन विनाश के चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदलते जा रहे थे। वो उस फाइल को लिए स्टेयर चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह पाठक पैलेस, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। केशव ने ठंडी नजरों से अभय को देखा, जो कि अपनी ही फोन में खोया हुआ था। वो स्क्रीन पर सभ्यता की फोटो को देख रहा था, जिसके नीचे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। अभय ने किसी की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसने आईब्रो उचकाते हुए ऊपर देखा है, जहां केशव और ईशानी दोनों ही उसे देख रहे थे। ईशानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतने खोए खोए से हो, कुछ हुआ है क्या? अभय ने तुरंत नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं लेडी बॉस, सब कुछ ठीक है फिलहाल तो, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही है, कुछ हुआ है क्या? ईशानी कुछ कहती उससे पहले ही केशव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम कुछ खोए खोए से हो, किसी ने कुछ कहा या फिर कल रात पार्टी में कुछ हुआ था? अभय ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। केशव ने उसे देखा, तभी उसके फोन की मैसेज रिंगटोन बजी। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, अननोन नंबर से उसे एक मैसेज आ रहा था, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने सामने ईशानी को देखा और फिर दामिनी जी को देखकर बोला, दादी एक कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। दामिनी मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी, लेकिन केशव उठा और वहां से चला गया। दामिनी जी ने जाते हुए केशव को देखकर ईशानी से कहा, ईशानी बेटा, तुम इसे समझाती क्यों नहीं? वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। वो जब देखो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, तुम पर कब ध्यान देगा ये? ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी रिलैक्स, वह अपने काम में बिजी होते हैं, भला वो मुझ पर कैसे ध्यान देंगे? दामिनी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों ध्यान नहीं देगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, उसकी बीवी हो, उसने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है, उसे तुम पर ध्यान देना चाहिए। दामिनी जी का सवाल सुनकर अभय भी ईशानी को देखने लगा। उसे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी ने आखिर केशव से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। हालांकि उसने बिना कुछ कहे उन दोनों के मैरिज पेपर बनवा दिए थे, लेकिन उसके खुद के दिमाग में हजारों तूफान उठ रहे थे। ईशानी बस चुप रही, उसकी आंखों अचानक से हल्की सी नम हो गई, लेकिन अभय और दामिनी जी किसी ने उसे देखा नहीं। वो दोनों खाना खाने में लगे हुए थे। ईशानी ने एक नजर दामिनी जी को देखा और हल्की दबी हुई आवाज में बोली, दादी आई एम सॉरी, सिर्फ मेरी वजह से आपके साथ और आपके पोते के साथ जो हुआ, उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपके पोते शादी की है। आई नो वेल कि यह मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा ये करना ठीक नहीं होगा।
मुझे पहले अपनी प्रॉब्लम से खुद नहीं निपटना होगा, जहां मुझे इनकी जरूरत लगेगी। आई प्रॉमिस अब्बी कि मैं आपको अपना सारा सच बता दूंगी। उसकी आंखें सामने टिकी हुई थी, जहां बालकनी के पास खड़ा केशव फोन पर किस बात कर रहा था। वही केशव कॉल कट करते हुए अपनी स्क्रीन पर उस मैसेज को रीड करने लगा। उसकी आंखें लगातार छोटी होती जा रही थी। स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ था, वेलकम टू द हल मिस्टर केशव पाठक, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। तुमने वह किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। किसी और के फैमिली मैटर में इस तरह इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए काफी बड़ा खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके लपेटे में तुमसे पहले तुम्हारी बीवी आ जाएगी। ये पढ़ते ही केशव ने गुस्से में अपने हाथों के मुठिया भींच ली। उसने गहरी सांस लेते हुए पलटकर ईशानी को देखा और फिर नजरें अपने फोन में नजरें जमाते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, उफ, केशव पाठक को धमकी? तो कोई इंसान है जो केशव पाठक को धमकी भी दे सकता है। अनबिलीवेबल, कौन बेवकूफ है जो केशव पाठक को अपनी मौत बनाना चाहता है। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। कुछ पल बाद दूसरी तरफ से मोनी, जो अपने विला के मैन हॉल में बैठी हुई थी, उसने कॉल अटेंड किया और ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ केशव, इतनी सुबह सुबह कॉल किया, कुछ मैटर है क्या? केशव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम अभी के अभी आदित्य और जगदीप को लेकर कंपनी पहुंचो, वहां पर कुछ डिस्कस करना है और ईशान को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने होटल में बिजी है। ये कहते हुए कॉल कट हो गया। मेन हॉल में बैठी हुई मोनी, उसने ठंडी निगाहों से अपने फोन की स्क्रीन को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, अचानक से कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ गई? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है? वह एकदम से उठी और उसका अपने रूम की तरफ चली। वही केशव वापस डाइनिंग टेबल पर आ गया, लेकिन वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा। ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था। केशव पैलेस के बाहर अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी ईशानी ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ के उसे रोका। केशव ने पलट के ईशानी को देखते हुए ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? ईशानी ने धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, आप परेशान हैं, कुछ हुआ है क्या? केशव ने उसके मासूम फेस को देखा। ईशानी काफी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए शांत आवाज में कहा, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है, बस ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम था, सॉल्व हो जाएगा। तुम अपने आप पर इतना परेशान मत डालो और अपनी स्टडी पर ध्यान दो और मुझ पर। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा फ्लर्टिंग क्यों करते रहते हैं, आप ऐसे माहौल में भी आप। उसने अपने होठों को बाइट कर लिया। केशव ने आगे बढ़ के उसके बेहद करीब आते हुए उसके होठों पर अंगूठा पुश करते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बस ये कहा कि मुझ पर ध्यान दो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम मेरे साथ कुछ करो। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 70, लव बाइट्स, लेट मी टेस्ट योर लिटिल गर्ल, नशे में समिति बहकी। ये पढ़ते ही केशव ने गुस्से में अपने हाथों के मुठिया भींच ली। उसने गहरी सांस लेते हुए पलटकर ईशानी को देखा और फिर नजरें अपने फोन में नजरें जमाते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, उफ, केशव पाठक को धमकी? तो कोई इंसान है जो केशव पाठक को धमकी भी दे सकता है। अनबिलीवेबल, कौन बेवकूफ है जो केशव पाठक को अपनी मौत बनाना चाहता है। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। कुछ पल बाद दूसरी तरफ से मोनी, जो अपने विला के मैन हॉल में बैठी हुई थी, उसने कॉल अटेंड किया और ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ केशव, इतनी सुबह सुबह कॉल किया, कुछ मैटर है क्या? केशव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम अभी के अभी आदित्य और जगदीप को लेकर कंपनी पहुंचो, वहां पर कुछ डिस्कस करना है और ईशान को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने होटल में बिजी है। ये कहते हुए कॉल कट हो गया। मेन हॉल में बैठी हुई मोनी, उसने ठंडी निगाहों से अपने फोन की स्क्रीन को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, अचानक से कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ गई? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है? वो एकदम से उठी और उसका अपने रूम की तरफ चली। वही केशव वापस डाइनिंग टेबल पर आ गया, लेकिन वो थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा। ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था। केशव पैलेस के बाहर अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी ईशानी ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ के उसे रोका। केशव ने पलट के ईशानी को देखते हुए ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? ईशानी ने धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, आप परेशान हैं, कुछ हुआ है क्या? केशव ने उसके मासूम फेस को देखा। ईशानी काफी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए शांत आवाज में कहा, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है, बस ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम था, सॉल्व हो जाएगा। तुम अपने आप पर इतना परेशान मत डालो और अपनी स्टडी पर ध्यान दो और मुझ पर। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा फ्लर्टिंग क्यों करते रहते हैं, आप ऐसे माहौल में भी आप। अब आगे। उसने अपने होठों को बाइट कर लिया। केशव ने आगे बढ़ के उसके बेहद करीब आते हुए उसके होठों पर अंगूठा पुश करते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बस ये कहा कि मुझ पर ध्यान दो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम मेरे साथ कुछ करो। ये सुनते ही ईशानी के गाल टमाटर की तरह लाल पड़ने लगे। उसने धीरे से उसके सीने पर मारते हुए कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। उसकी बात सुनकर केशव को हल्की सी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब मैं बेशर्म हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बेशर्मी सही, चलो मुझे मॉर्निंग किस दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है अभी। उसकी बात सुनकर ईशानी मुंह बनाते हो उसे देखने लगी। केशव ने उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए इंटेंस वॉइस में कहा,
आई सेड किस मी, वरना मैं तुम्हें किस करूंगा और तुम मेरे किस को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और शायद उसके बाद मैं तुम्हारे साथ। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही ईशानी ने एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ कखे कि अगले ही पल वापस भी खींच लिए। केशव हैरान होकर उसे देखने लगा। ईशानी तुरंत वहां से अंदर की तरफ भागते हुए बोली, ओके बाय बाय, अच्छा किस था, अब इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ऑफिस से जाइए और अपना ख्याल रखिएगा, बाय। केशव ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने होठों पर अंगूठे से टच करते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ नारायण विला में सूरज सिर पर चढ़ा गया था, लेकिन दोनों की आंखें खुलने को तैयार नहीं थी। आदित्य के कमरे में आदित्य बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। उसकी अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। वो एक बॉक्सर के पहले लेटा हुआ था। उसकी गर्दन पर हल्का सा बाइट का निशान साफ दिखाई दे रहा था, जो कि लाल पड़ चुका था। उसकी कमरे की कई चीजें इधर उधर थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वो जो इंसान कभी 6 बजे के बाद सोता नहीं था, वो आज 9 बजे तक सो रहा था। वही समिति के कमरे में समिति रात वाले कपड़े ही पहनकर सो चुकी थी। वो कसमसाते हुए इधर उधर करवटें बदल रही थी, क्योंकि विंडो से आ रही सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने एकदम से चिढ़ते हुए जाकर कहा, ओह गॉड, यह इतनी जल्दी सूरज निकल आया। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को रब करके सूरज की तरफ देखा और अगले ही पल उसने अंगड़ाई लेते हुए दीवार पर लगी वॉल क्लॉक की तरफ, लेकिन टाइम देखते ही उसकी नींद पल भर में छू मंत्र हो गई। वो अपने मुंह फाड़े वॉल क्लॉक में टाइम देखने लगी और हैरान होते हुए कहा, ओह गॉड, मैं इतनी देर तक सो गई। भगवान जी, 9 बज गए, लेकिन मैं अभी तक सो रही थी। वो एकदम से हड़बड़ाते हुए उठी, लेकिन तभी उसने अपनी हालत का एहसास हुआ। वो हैरान अपने बारे में सोचने लगी। वो कल रात वैसे ही सो गई थी। उसने अपने आप को मिरर के सामने जाकर खड़ा किया। उसका चेहरा गरमाया हुआ दिखाई दे रहे थे कि उसे गर्दन पर लव बाइट्स दिखाई दिए। ये देख उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। वो अगले ही पल घबराते हुए बोली, ये मुझे क्या हुआ है? ये मेरे शरीर पर निशान कैसे? वो अपने गर्दन पर देखने लगी, जहां हल्का सा बाइट का निशान दिखाई दे रहा था। वो परेशान होते हुए कभी हालत को देखते तो कभी अपने आप को। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे हल्के से चक्कर आने लगे। वो वापस धम से बेड पर बैठ गई। तभी उसे धुंधली धुंधली कल रात की यादें साफ दिखाई देने लगी। फ्लैशबैक। रात हो चुकी थी। अचानक से कार का दरवाजा खुला। आदित्य अपनी कार से बाहर निकला, जो कि काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से बेडशीट का दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल समिति ने उसके ऊपर छलांग लगाई। उसकी कमर के पास अपने दोनों पैर फंसाते हुए उसने उसकी गर्दन में अपने हाथ डाल दिए और उसके चेहरे को देखते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, हाय आदित्य जी, चलिए हमारा घर आ गया, हमें सोना है, चलिए चलकर सोते हैं। आदत ने उसे देखा और गहरी आवाज में बोला, बस करो बच्चों जैसे नाटक, कब बंद करोगी बेवड़ी कहीं की। तुम नशे में हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम। वो आगे कुछ कहती समिति ने उसके गाल पिंच करते हुए कहा, चलो ना, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है, तुम्हारी तरह हम रात भर नहीं जागते उल्लू कहीं के। ये कहते हुए उसने आदित्य के माथे पर चपत लगाई। आदित्य घूर के उसे देखने लगा, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो विला के अंदर आया। वो सीधा समिति के कमरे में पहुंचा। उसने समिति को बेड पर लेटाया। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए वहां से जाने लगा, लेकिन अगले ही पल समिति ने एक बार फिर पीछे से उसे हक कर लिया। उसके दोनों पैर उसकी कमर में लिपट गए। आदित्य ने सिडक्रेटिव वॉइस में कहा, अब क्या हुआ? अब तो तुम्हें मैंने बेड पर लेटा दिया ना। समिति ने उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहा, नहीं ना, नहीं, हमें अकेले नहीं सोना, हमें डर लगेगा कोई भूत आ गया तो। नहीं, हमें आपके पास सोना है, प्लीज हमें अपने साथ सोने दो ना। उसकी बात सुनकर आदित्य ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, बस ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा। उसकी बात पूरी होती उससे ही पहले ही समिति ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए खींचा। वो दोनों एक साथ बेड पर जाकर, समिति उसके ऊपर तो आदित्य उसके नीचे आ चुका था। समिति एकदम से अपने पैर उसकी कमर में फंसाए उसके ऊपर आ बैठी। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, क्या कर रही हो? समिति ने उसके हैंडसम फेस को देखा। एक पल के लिए वो उसके हैंडसम फेस में खो गई और उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, वाओ यू आर लुकिंग सो हॉट एंड हैंडसम, व्हाट ए पर्सनैलिटी एंड बॉडी। उसका एक हाथ उसके गाल पर तो दूसरा उसके सीने पर था। उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए धीरे से दबाते हुए कहा, वाओ आदित्य, आपकी यह बॉडी कितनी गर्म है और कितनी हॉट, एकदम कड़क माल। आदित्य ने तिरछी मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा तो अब मैं हॉट हो गया? लगता है कि नशे में तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। समिति ने उसके ऊपर झुकते हुए सार्कास्टिक टोन में कहा, ज्यादा नहीं बोल रही हूं, बस सच बोल दिया, आपने सुना नहीं क्या? नशे में इंसान सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है और आपकी यह बॉडी देखकर मैं एकदम फ्लैट हो चुकी हूं। आई वाना टेस्ट यू। ये कहते हुए उसने लंबी सांस ली। वो लगातार आदित्य के ऊपर झुकती जा रही थी। वही आदित्य का गला सूखता जा रहा था। आदित्य के दोनों हाथ उसकी कमर पर जा चुके थे। आदत ने धीरे से उसकी कमर को पुश करते हुए कहा, जंगली बिल्ली लिसन, यू आर ड्रंक सो जस्ट लीव इट, वरना आज हम दोनों के वो बीच वो हो जाएगा जिसे तुम कल सुबह भूल नहीं पाओगे। समिति ने नशे में उसकी बाहों में झूमते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो मैंने कब रोका है आपको? मैं तो आपके पास रहना चाहती हूँ, वो सब आपके पास साथ करना चाहती हूँ जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। ये कहते हुए वह आदित्य के होठों के बेहद करीब आ चुकी थी, लेकिन आदित्य की सांसें बढ़ती जा रही थी।
उसने घबराई नजरों से समिति को देखकर एक बार फिर कहा, समिति लिसन, मेरी बात सुनो, देखो तुम जो कर रही हो। वो आगे कुछ कहता लेकिन उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। समिति ने अपने दोनों होंठ अचानक से उसके होठों की जगह सीधा उसकी गर्दन पर रखे और वो उसकी गर्दन को सक करने लगी, किस करने लगी। उसके होठों का नर्म एहसास पाते ही आदित्य की पकड़ उसकी कमर पर ढीली पड़ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन और उसके जज्बात बहकने लगे। धीरे धीरे उसके दोनों हाथ उसकी कमर को चलते जा रहे थे, उसी के साथ समिति का किस और ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। अचानक से समिति ने उसकी गर्दन को अपने दांतों में भरा और कस के एक जोरदार बाइट किया, लेकिन आदित्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समिति ने धीरे से अपनी नजर उठाकर आदित्य को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यम्मी, यू आर सो टेस्टी। उसकी यह सुनकर ना जाने आदित्य को क्या हुआ, अगले ही पल उसने समिति को पलटा। वो इस वक्त समिति के ऊपर आ चुका था। उसने भी समिति के गर्दन पर अपनी नजर टिकाते हुए कहा, जंगली बिल्ली, बदला तो मैं लेकर रहूंगा, तुमने मुझे खाया ना, अब मेरी बारी है। लेट मी टेस्ट योर लिटिल नेक, लिटिल गर्ल। ये कहते हुए उसने एकदम सही समिति की गर्दन को अपने होठों में भर लिया। वो काफी रफ उसे सक कर रहा था। समिति के दोनों हाथ उसके कंधे पर चले गए थे, लेकिन आदित्य कहाँ रुकने वाला था। उसके दोनों होंठ उसकी गर्दन का हाल बेहाल करके उसके हाथ, कंधे और फिर उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वह उसके होठों को छता, तभी उसकी सांस फूलने लगी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।